गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी साथी? आ जाओ सारे के सारे लाइव आ जाओ। देखे अरे कॉपीराइट लगाई। आ जाओ भाई, सब के सब जल्दी से लाइव आ जाओ और करते हैं चर्चा। आज दिल्ली सल्तनत की ओर प्रस्थान करने वाले हम लोग दिल्ली सल्तनत की जो विशेष बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। मैं घड़ी कमेंट निकाल रही हो, सीध गया कमेंट। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एरिया हाँ आ गया कमेंट आ गया। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी साथी? सेशन करो शेयर, देखें सेशन को शेयर कर दो जल्दी से, फिर चर्चा करते हैं। हाँ योगिता रानी जी गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल योगिता जी, आपका भी स्वागत है। बाकी सबको आप करते रहना शेयर, तब तक जब तक सारे आते हैं तब तक हम लोग एक दो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्यों करनी तो पड़ेगी चर्चा, चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। 428 सब्सक्राइब हो चुके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ गेमिंग, हाँ मोबाइल गेमिंग, अच्छा दिनेश जी आप हो क्या मोबाइल गेमिंग वाले? शायद वही थे, या मोबाइल गेमिंग वाले कौन है? ई बिल्कुल करो 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 शेयर करो। गुड मॉर्निंग जी, पूनम जी थे भी आ गया के काल तो दोनों लड़ाई बाबिन ले रहा आ इन ले रहा है। हाँ दोस्तां प्यार भी एक अलग चीज़ हुए। बिल्कुल। चलो तो कैसे हो? कल हमने जो पढ़ा था आपको समझ में आया नहीं है? गजनवी वाला टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया? और आज मैं आपको विशेष बता दूं, आज दोपहर की जो 2 बजे वाली क्लास है वो होने के बाद अपन की क्लास चलेगी शाम को 7 बजे से लेकर के आज 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। बिकॉज आज हम जितना भी हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था एक बार उनका रिवीजन करेंगे। कर ले क्या एक बार उनका रिवीजन, मोटे मोटे तौर पर रिवीजन कर ले। 2-3 घंटों की क्लास रहेगी, उसमें पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें है ना, एक्चुअली में क्या होता है कि जो चीज़ आज आपने पढ़ी है ना, आप उनको 5-6 दिन के बाद वापस एक बार रिवीजन कर लो, याद हो जाएगी। और रिवीजन करवाने के लिए आपका अपना जो चहेता आराम से हो जाएगा। मोहित गेमिंग, अच्छा मोहित गेमिंग है क्या? मोहित है क्या? अच्छा, अब तो थे नाम ही यहाँ लिख रखे हो, बुढ़ा पीरमान को यहाँ बेचने तीर का निशान दिखेगी। मोहित है, समझदार आदमी है तो भी। चल आगे देखो, हमने पढ़ा था गजनवी को। एक बार वापस थोड़ी सी चर्चा करें क्या गजनवी की? पर छोड़ो, गजनवी की बाद में कर लेंगे। आ जाओ गोरी, बड़ी शानदार थी ये गोरी। देखो यहाँ पर हम पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल को नहीं पढ़ेंगे, बस इतने पढ़ेंगे इसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था। बाकी वो सब की सब बातें वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे, लगभग अपन राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उस समय आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लो फिर आप पॉलिटिकल भी बहुत जल्दी पूरी कर लो। पॉलिटिकल पूरी हो जाएगी तो हम राजस्थान हिस्ट्री को स्टार्ट कर लेंगे। पॉलिटिकल पूरी होने के बाद राजस्थान हिस्ट्री को स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल करवाओ सर, बिल्कुल रिवीजन तो करवाना ही पड़ेगा। देखो हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो रिवीजन वाली करते हैं, फास्ट फास्ट फास्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करवा देंगे। देखो बात करते हैं मोहम्मद गोरी की, ठीक है? मोहम्मद गोरी एक्चुअली में इसकी जो राजधानी थी, ये भी अरब आक्रमणकारी, इसकी राजधानी थी गजनी। एक बात ध्यान में रख लेना, मोहम्मद गोरी का जब भी नाम आता ना तो हम लोग कहते हैं कि सर मोहम्मद गजनवी। गजनवी का और मोहम्मद गोरी का कहीं पर भी संबंध नहीं था, क्योंकि 1030 के आसपास गोरी की तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है? 1100 से पहले पहले मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ये कब आता है? 1191-92 के अंदर आता है। तो इनका मतलब इनका इन दोनों का संबंध किसी भी प्रकार से नहीं है। एग्जामिनर आपको ये बात है थोड़ी सी घुमा फिरा करके पूछेगा, ठीक है ना? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। अन्य नाम जैसे मोहम्मद बिन श्याम, हम इसको गोरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोरी के नाम से। लेकिन इस बंदे का जो एक्चुअली में नाम है वो कौन सा है? मोहम्मद बिन शाम है। कौन सा है? मोहम्मद बिन शाम। तो दो बातें, गजनी इसकी राजधानी थी और ये मोहम्मद बिन शाम इसका ओरिजिनल नाम आता है। लेकिन बाद के अंदर हमने इसको गोरी 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 कर दिया था। दीक्षा राठौड़ गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल दीक्षा जी आपका स्वागत है, ठीक है ना? अब ये चीजें कहां पर पूछी जाती है पता है आपको? क्या मोहम्मद गोरी का गजनवी से कुछ संबंध था? ऐसी बातें जब आप RS-IS और SI का इंटरव्यू देने जाते हो ना, इंटरव्यू क्लासों के अंदर ऐसी बातें पूछी जाती है। या फिर पहले पूछा करते थे 2000 लगभग 18, 19, 20 के अंदर ऐसी बातें पूछा करते थे। लेकिन आजकल ट्रेडिंग चेंज हो चुका है। जब मैं SI का इंटरव्यू देने गया था तो मुझे ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो सबसे बड़ा भयंकर पूछा गया था कि सर आपको बाड़मेर लगा दे, आपको किसी से प्यार हो जाए, या मौत आ जाए, प्यार हो जाए, अजीब अजीब बच्चाड़ा सा क्वेश्चन पूछा है। इसका संबंध गोरी प्रांत से था, इसलिए गोरी कहा जाता है। देखो भाई गोरी नाम क्यों पड़ा था? मतलब गैर प्रांत,
कौन सा प्रांत था? घेर प्रांत था। गजनी इसकी राजधानी थी, इसलिए घेर प्रांत से होने के कारण गोरी कह दिया। भाई गोरी लगभग इसको हमने कहा है, इंडिया वालों ने गोरी कहा। देख लो हमने किन किन के नाम बिगाड़ दिए थे। नाम बिगाड़ने में अपना सब एक नंबर है या नहीं है? तो हमने लगभग लोगों के नाम बिगाड़े, ठीक है ना। डाइसी का दास बना दिया, फलाने का फलाना बना दिया, बनाया नहीं बनाया था। तो हमने कहा ये कहाँ से आया? कि ये आया गौर से, तो आज के बाद ये गोरी कहलाएगा, ठीक है। इसका गजनवी के साथ कोई भी संबंध नहीं था। इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लेना, अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को ध्यान में रख लेना। देखो जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी ने 1025 के आसपास अटैक किया था सोमनाथ पर। कहां पर अटैक किया था? 1025 में सोमनाथ पर अटैक किया था। सही हमने पढ़ा था ना, मोहम्मद गजनवी ने 1025 के अंदर सोमनाथ पर अटैक किया था। इसने पूरी की पूरी बायोडेटा देखी तो लोगों ने कहा कि भाई देखो आपके जैसा यदि कोई सम्राट आपको बड़ा बनना है तो एक गजनी नाम का शासक था, उसने 1025 के अंदर इंडिया के अंदर सोमनाथ को बड़े शानदार तरीके से धोया था। अब आप यदि चाहो तो आप ऐसा आक्रमण कर दो। इसने कहा यार तेरा दिमाग खराब हो गया, सोमनाथ पर मैं आक्रमण करूं? लेकिन फिर भी ये जब भी अपने सामंतों के साथ बैठा करता था, उसने कहा यार मुझे प्रसिद्धि लेनी है। सामंत अक्सर बोला करते थे आपको प्रसिद्धि लेनी है तो आप वैसा ही अटैक करो। और ये थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, और मोटिवेट होकर के इसने 1075 के अंदर मुल्तान अभियान चलाया था। और फिर 1078 के अंदर 1175 के अंदर मुल्तान पर अभियान किया था, ठीक है ना। मुल्तान पर अभियान करने का एक ही रीजन था। इसका जो प्रमुख दुश्मन था ना पहला, वो था मुल्तान का। तो इसने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण करके अपने पहले दुश्मन को खत्म किया। जब पहले दुश्मन को खत्म किया तो थोड़ा सा इसके अंदर गजनवी की चाल चलेगा, ये बिल्कुल D2 कॉपी गजनवी की चाल चलेगा। तब इसने मतलब मुल्तान पर आक्रमण करके अपने जब दुश्मन को खत्म किया था, तब इसको लगा कि यार मेरे में कुछ है। एक मेरी तेरे सेनापति खड़ा था कि महाराज हमें भूत है गजनवी को। फिर इसने कहा यार गजनवी ने कौन से काम किए थे? उसने कहा उसका सफल आक्रमण था 1025 के अंदर गुजरात पर। उसने कहा ठीक है अपन भी गुजरात पर आक्रमण करेंगे। मोटिवेट करके इसको मनाया गया था गुजरात के आक्रमण के लिए। तो इसने 1178 के अंदर कहां पर आक्रमण किया था? गुजरात अभियान। लेकिन इसको पता नहीं था कि बेटा वो 1025 की बात है, ये 1178 की बात है। साल चेंज तो क्लाइमेट भी चेंज हो गई थी। यहाँ की गुजरात के अंदर जो बहुत सारी कमियां थी उनके अंदर भी सुधार आया। ये पिटेगा गुजरात आकर के, इतना धोएगा जैसे श्रीलंका को हमने धोया था ना अभी वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका में जाकर के, वैसे ही ये पिटेगा। अब देखो ये किस तरीके से पिटता है, थोड़ा सा कहानी सुन लो इसकी। अब ये बंदा आ गया था 1178 के अंदर, 1178 के अंदर गुजरात। अब जैसे गुजरात आया था उस समय एक्चुअली में क्या है कि गुजरात का जो शासक था वो मूल सेकंड था। कौन सा था? मूल सेकंड था। गुजरात की सबसे बड़ी विशेषता बताऊं, गुजरात के जितने भी शासक थे ना वो लगभग अपने आगे भीम लगाया करते थे। क्या लगाया करते थे? भीम लगाया करते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा था भाई विक्रमादित्य के लोग उपाधि धारण किया करते थे, वैसे गुजरात के लोग भीम की उपाधि धारण किया करते थे। लगभग तो आपको नाम ही भीम रख लेता, मूल सेकंड या फिर भीम सेकंड। लेकिन ये बच्चा था, जच्चा बच्चा था। तो इस समय ये इनकी जो प्रमुख डायरेक्शन थी ना गुजरात की जितनी भी, भाई आमतौर पर तो कहा जाता भीमराज है, लेकिन पूरी की पूरी सत्ता किसके हाथ में थी? भीम की मां नायिका देवी के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? भीम की मां नायिका देवी के हाथ में थी। तो नायिका देवी की चपेट में आ गया था मोहम्मद गोरी। नायिका देवी को गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। नायिका देवी ने गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। भीम सेकंड की राजधानी ये आपके थी अनिला पाटन। देखो अब मैं आपको बताता हूं, गोरी आया गुजरात। आज है ना सुबह से तबीयत खराब है, मतलब कुछ तबीयत है वो नर्वस ही हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। चलो देखो समझने की कोशिश करो। देखो गोरी जब आया था तब इसने एक ऐसे मैदान को संजो कर रखा था। इसने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, गोरी को पहाड़ी इलाके में बुलाते हैं। जो गुजरात के अंदर छोटा मोटा पहाड़ी इलाका पड़ता है ना, वहां पर बुलाते हैं। तो गोरी ने जैसे ही मतलब इनकी राजधानी के आसपास गुजरात के आसपास डेरा डाला, तो ये नायिका के सेनापतियों ने कहा था कि मैडम अब अटैक करें। तो मैडम ने कहा एक बार रुक जाओ आप, थोड़ा सा इसको वहां आने दो जहां एक्चुअली हम लाना चाहते हैं। कहा कि थारो बाप यदि कोई सूखे मैदान में तो आ गयो, नहीं तो अपन दूर जाते रह लो, लेकिन इन पहाड़ा मान दो। तो कहा जाता है कि इसको वहां बुलाना चाह पहाड़ी के अंदर।
इसको जैसे ही पहाड़ी में बुलाया तो पहाड़ी में बुलाने के बाद वही ऊपर सैनिक खड़े हो गए पहाड़ियों पर और दगड़ मारने स्टार्ट कर दिए, बड़े बड़े दगड़, लो जी लो, लो गोरी जी लो। गोरी की सेना कहते कि इतनी बहुत भयंकर से परास्त हो गई थी। अब जब आधी से ज्यादा सेना लगभग क्षतिग्रस्त हो गई थी तो बाकी सेना भाग गई थी डर के। कहा जाता है कि गोरी खुद यहां से 2 मिला करके भागा था और गोरी की सेना जिस दिशा में थी उसी दिशा में भागना स्टार्ट हो गई थी। उनको पता ही नहीं था हम लोग आए कहां से, जा कहां रहे। कहते हैं कि गोरी अपने जब गजनी के अंदर था तब उनकी सेना 1-1.5 साल के बाद आती थी और बोलती, सर नमस्कार, महाराजा जी नमस्कार। गोरी बोल, तू कहां था? कि आप तो छोड़ के आ गए थे और हम पता नहीं कोई पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए थे, लेकिन फिर भी हम मतलब यहां तक पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि गोरी उस चीज से गोरी को बहुत आघात पहुंचा था। गोरी कहता था यार अपनी जिंदगी के अंदर ये सबसे बड़ी मूर्खता की थी मैंने। अब गोरी को बहुत लोग बोलते थे वापिस, साहब अटैक करो गुजरात पर। उसने कहा दिमाग खराब है कि गुजरात पर अटैक करो। और जो मेरा सैनिक है ना जगह बट मरेड़ा पड़े है, जगह लासान दाह संस्कार कौन करवा सकियो। और जो लापता है, मैं तो रोजिन एबीपी न्यूज के मान निकालूं पोस्ट, ये मेरा सैनिक लापता है, कृपया किसी को मिले तो इन नंबरों पर कांटेक्ट करे, 1100 रुपए का मुफ्त उपहार पाए। अभी तक नहीं मिला है। तो गोरी यहां बहुत ज्यादा परास्त हुआ था। उसके बाद गोरी ने लगभग एक बार आक्रमण करने बंद कर दिए थे और गोरी आया था वापिस 1191 के अंदर। कब आया था? 1191 के अंदर। देखो बाकी जो गोरी के बारे में जो आपने सुन रखा है ना फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे, वो चीज़ें हम राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतना इंडिया की हिस्ट्री में ये सब चीज़ें आती नहीं है। तो इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, हम राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, ठीक है। वहां पर हम गोरी को एकदम शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। 1191 AD की बात आती है। यहाँ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी, और गोरी की इसमें क्या हुई थी? पराजित हुई थी, सबको पता है। तराइन का प्रथम युद्ध। उसके बाद 1192 के अंदर तराइन का सेकंड हुआ था, जिसमें गोरी की जीत हुई थी और इसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। और कहा जाता है कि ये काबुल लेकर के गया था और वहां पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी और वहां पृथ्वीराज चौहान है वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका लंगोटिया था चंदू यानी चंद्रबरदाई ने एक वो बोला था कि 4 मास 8 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अब मत चूक चौहान सामू बैठो सुल्तान। तो इसने कहा जाता है कि कुछ कहते हैं कि गोरी को मार दिया था, ठीक है ना, 1192 के अंदर। लेकिन ये बात गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 1194 के अंदर वो जिस शासक पर अटैक करता है उस शासक का नाम है जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल कहां का था? कन्नौज का शासक था। कहां का शासक था? कन्नौज का शासक। तो कन्नौज के शासक आज क्या हो रही है, चलो देखो। 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है गोरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में, और जयचंद गढ़वाल है वो कन्नौज का शासक था। इसमें कहते हैं कि गोरी की जीत हुई थी। कुछ इतिहासकारों का नहीं कहना है, ओनली फॉर चंद्रबरदाई एक का ही कहना है कि गोरी की क्या हो चुकी थी? हार हुई थी, ठीक है ना, या फिर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मार दिया था। ऐसी बातें कुछ नहीं आती है, क्योंकि 1194 के अंदर वापिस ये मूर्ख आकर के किसके साथ लड़ाई करता है? जयचंद गढ़वाल के साथ। ये जयचंद गढ़वाल कौन है? ये जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान का ससुर है, संयोगिता का पिता है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो जयचंद गढ़वाल के बीच में और गोरी के बीच में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें गोरी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। गोरी ने ऐबक को विजित क्षेत्र का, देखो अब गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी का गुलाम कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गोरी ने क्या किया? गोरी ने कहा कि यार अपने काम करते भाई, अपने लगभग मतलब यहाँ जीत वगैरह तो जीत तो लिए हम, तो ये अपने जो जीते हुए प्रांत है ना, जीते हुए जो यहाँ जीते थे सिंध प्रांत के अंदर, यानी जो हमारे हिंदुस्तान भी जीते थे, तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जीते हुए प्रांत थे उनका उसने कहा कि भाई आज के बाद मैं तो जा रहा हूं अपने वापस गजनवी, और यहां पर कौन बैठा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने यहां का गवर्नर नियुक्त किया था। गवर्नर मतलब राज्यपाल नियुक्त करके वो यहां से चला गया था, ठीक है। अब वो वापस इंडिया की तरफ नहीं आता है और थोड़े दिनों में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1205 के अंदर खोखरो के विरुद्ध इसने अभियान लड़ा था, गोरी घायल हो गया और 1206 के अंदर उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये चीज फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि उसकी मतलब ये मृत्यु का प्रमुख कारण क्या माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई खोखरो में मृत्यु हुई थी, खोखरो में नहीं हुई थी। खोखरो के अभियान के अंदर ये बंदा थोड़ा घायल हो गया था, तो घायल हो गया। घायल होने के बाद थोड़े दिनों के बाद है वो 1206 के अंदर इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये था आपका गोरी। अब गोरी के संदर्भ में आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? गोरी के संदर्भ में देखो, सबसे पहले बातें रखनी है, इसकी राजधानी कौन सी थी? गजनी थी। नंबर 2, इसका प्रमुख नाम कौन सा है, ठीक है ना, जिसको इसके नाम से जाना जाता था इसके एरिया में, तो वो था मोहम्मद बिन श्याम। इसने जैसे ही राजगद्दी धारण की, राजगद्दी धारण करते ही अपने आसपास एक क्षेत्र पड़ता था मुल्तान, तो मुल्तान के शासक पर इसने अटैक किया।
1175 में, और मुल्तान विजय, मुल्तान अभियान चलाया था। मुल्तान के बाद ये 1178 के अंदर, यानी 3 साल बाद, 75 के बाद 3 साल बाद ये कहां पर आता है? गुजरात। और गुजरात के अंदर आकर के ये मूल सेकंड या भीम सेकंड पर अटैक करता है। लेकिन भीम सेकंड की जगह पूरी की पूरी राजनीतिक सत्ता किसके हाथों में थी? उसकी मां नायका देवी, और नायका देवी इसको परास्त कर देती है और गोरी दुम भगा करके यहां से वापिस अपने क्षेत्र चला जाता है। उसके बाद वापिस 1191 के अंदर आता है, और तराइन के मैदान के अंदर ये तराइन का प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ता है? पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ता है, जिसमें गोरी की पराजय हो जाती है पहले युद्ध के अंदर। और वापिस ये दोबारे पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए और युद्ध करता है 92 के अंदर, और कहा जाता है कि इसमें गोरी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। फिर गोरी 1194 के अंदर आता है, और 94 के अंदर आकर के चंदावर का युद्ध लड़ता है। चंदावर का युद्ध कनौज के शासक जयचंद गढ़वाल के साथ लड़ता है, और इसमें भी गोरी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और कहा जाता है कि जयचंद गढ़वाल के मतलब पूरे के पूरे साम्राज्य को खत्म करने वाला था। उसके बाद ये जो जयचंद गढ़वाल का, ठीक है ना, जो वंश है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। आगे इनकी कोई भी चर्चा नहीं मिलती है। हालांकि चंद्र बरदाई तो लिखता है अपनी पुस्तक के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो 2 4 5 फैक्ट है वो याद कर लेना। उसके बाद है गोरी वापिस अपने गजनवी चला जाता है, और अपना जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को सारे के सारे जितने भी इसने विजय किए हुए क्षेत्र थे वहां का गवर्नर नियुक्त करके वापिस 9211 अपने क्षेत्र में चला जाता है। 1205 के अंदर वहां जाकर के ये खोखरो अभियान लड़ता है। खोखरो अभियान के विरुद्ध में ये घायल हो जाता है, और 1206 के अंदर गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु। अब बताओ मुझे गोरी समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताओ। अब आज थोड़ी सी मेरी भी तबीयत नर्वस है, भगवान जाने क्या होगा, किसकी नजर लगी सुबह सुबह। बताओ गोरी समझ में आया नहीं है? गुड मॉर्निंग रविनाथ सिंह जी। बिल्कुल रविनाथ सिंगल साहब, आपको भी गुड मॉर्निंग। समझ में आया नहीं है? जल्दी से बता दो, फिर आगे चलते हैं। आज माँ रिवीजन की क्लास है आपकी शाम 7:15 बजे से। सात बजे से ले रिवीजन वाली, या 2 बजे से ले ले? सर गुड मॉर्निंग सुरेश जी कुमार। सुरेश कुमार जी आपका भी स्वागत है। यस सर जी, समझ में आ, क्योंकि एक बंदो लिखियो है संगीता लिखियो है। यस सर जी, बाकी कट है नींद में होके सारा का सारा है। जल्दी से बताओ, नहीं आए तो वापिस बोलूं, और तो क्या करूं? फटाफट जैसे मैं बोलूं ना, आपको समझ में आगे गया तो नीचे लिख दिया करो यस सर यस सर यस सर, ताकि मैं आगे चलूं, वरना फिर आपके 1-2 मिनट खराब हो जाते हैं मुझे पूछने के अंदर। 7 बजे से रखे, चलो 7 बजे से रख लेंगे। आगे चले तो ये था आपका गोरी, ठीक है ना। अब देखो गोरी ने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे तो नहीं किए थे, मतलब एक सम्राट होने के नाते जो काम करने चाहिए उसने इतने नहीं किए थे, क्योंकि ये युद्धों के अंदर बिजी था। सबसे पहले इसने अपने नाम से, यदि मोहम्मद बिन श्याम के नाम से, किसके नाम से? मोहम्मद बिन श्याम के नाम से ये अपने क्षेत्र के अंदर सिक्के चलवाता है। ये दिल्ली के अंदर भी सिक्के चलवाता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि इसने सोचा था कि यार इंडिया के अंदर यदि मैं अपने नाम के सिक्के चलवाऊंगा ना मोहम्मद बिन श्याम के नाम से, तो करेंसी चलेगी नहीं। तो इसने कहा यार क्या है, तो इंडिया वालों की पता है हम लोग क्या बोलते हैं, लक्ष्मी माता जी बोलते हैं। तो इसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी का चित्र बनाया था, और ये सिक्के कहां पर चलाए थे? इंडिया के अंदर चलाए थे। तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने माता लक्ष्मी के नाम के सिक्के चलवाए थे, तो लक्ष्मी माता के नाम से सिक्के चलाने वाला कौन है? ठीक है ना, तब आपको ये याद रखना है, मोहम्मद गोरी था। ठीक है, आगे चले। उसके बाद आ जाता है अपना सल्तनत काल, और सल्तनत काल के संदर्भ में अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं। देखो अब एक बार है ना, देखो यदि कोई रिटर्न की तैयारी कर रहा है ना, जैसे आरएस की यदि कोई रिटर्न की तैयारी कर रहा है, पटवार के रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे एक चीज पूछी जाती है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, दिल्ली सल्तनत की ऐतिहासिक घटना क्या थी? क्या लिखोगे उसमें? आपसे ये पूछ ले जाए कि दिल्ली सल्तनत की ऐतिहासिक घटना क्या थी, तब आपको लिखना है कि 1206 के मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण करके वापिस वो चला गया था अपनी राजधानी गजनी, और जाने से पहले उसने हिंदुस्तान के अंदर या फिर सिंध प्रांत के जितने भी विजित क्षेत्र थे उनका गवर्नर नियुक्त करके गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक गोरी का गुलाम था, ठीक है ना। अब क्या करेगा, जैसे ही इसकी मृत्यु होगी, किसकी? देखो अभी तक वही है, कौन है? वही है, ठीक है ना,
जब ये जाता है ना इंडिया छोड़ करके, वहां से लेकर के 1206 तक यही है। लेकिन जैसे ही वहां पर गौरी की मृत्यु होती है, यहां पर ये अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र शासक घोषित नहीं करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ऐबक कहता है कि हाँ अब गौरी की मृत्यु होगी, अब मैं आपका राजा हूं, लेकिन मैं गौरी का दास हूं। ये दासता से मुक्त नहीं होता है, दासता से मुक्त होगा ये लगभग मरने से 2 साल पहले। एक जाएगा किसी के पास, बड़े गवर्नर के पास जाएगा और उसको जाकर के बोलेगा गुरु राम राम जी, बिल्कुल राम राम, उसको जाकर के बोलेगा कि मैं अभी दास हूं, आप मुझे इस दासता से मुक्त करो। क्या कहानी आती है ऐबक की, चलो चर्चा करते हैं ऐबक की। देखो ऐबक की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो ऐबक के जितने भी वंशज जाएंगे ना, उन वंशज को हम कहते हैं ममलुक वंश या फिर गुलाम वंश। सर ममलुक वंश या गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, ऐबक के बाद आएगा इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद आएगा बलबन। कौन आएगा? बलबन। ये गुलाम वंश के प्रमुख 3 शासक माने जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हाँ रजिया सुल्तान भी आएगी, ऐसी कोई बात नहीं, रजिया सुल्तान भी आएगी, लेकिन इसके बाद जितने भी शासक आएंगे वो कमजोर आएंगे, जिसकी वजह से गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1-2 शासक आएंगे वो कमजोर आएंगे, वो मार वार फेर करके गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। देखो ऐबक खुद गौरी का गुलाम है, गौरी शासक है, आपकी लुगाई को नहीं, खुद गौरी का गुलाम है। ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है, ये गौरी का गुलाम है। इल्तुतमिश के बाद बलबन आता है, ये भी ये इल्तुतमिश का गुलाम है। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत की वो सत्ता या वो शासक जो गुलाम थे, इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? गुलाम। ममलुक वंश एक्चुअली में इनके जो प्रमुख रूप से इनकी जो लैंग्वेज आती है उसके अंदर उसको ममलुक वंश कहा गया है। ठीक है ना, तुर्की भाषा के अंदर इसको ममलुक वंश कहा गया है। ममलुक शब्द का अर्थ होता है आप किसी के गुलाम हो। ठीक है ना, अक्सर ये 1206 से लेकर के 1290 गुलाम वंश, बिल्कुल एकदम सही बात है, 1206 से लेकर के 1290। ममलुक शब्द का अर्थ भी पूछा जाता है, ममलुक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गुलाम होता है, ध्यान में रखना। तो 1206 से लेकर के 1290 तक कंटिन्यू जो एक दिल्ली के अंदर सत्ता चलेगी, उस सत्ता को हम कहेंगे ममलुक वंश या फिर गुलाम वंश। ठीक है, करें आगे स्टार्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के अंदर जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है, तो गौरी की मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। हालांकि ये अपने आप की कोई भी मतलब उपाधि धारण वगैरह नहीं करता है, ये लोगों को बोलता है कि मैं गौरी का गुलाम हूं, मैं शासक जरूर हूं लेकिन मैं क्या हूं? गौरी का गुलाम हूं। तो इस प्रकार से ये अपने आप को एक गुलाम के रूप में पेश करता है सभी के समक्ष। देखो ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। उपाधियां क्या थी? कुरान खां, ठीक ना, लक बख्श और एक हातिम सेकंड। देखो ये उपाधि क्यों दी गई थी इनको, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में क्या है कि ऐबक है ना, ऐबक के मम्मी पापा ऐबक से प्यार नहीं किया करते थे। मम्मी पापा ऐबक से प्यार नहीं किया करते थे, ऐबक को बोलते थे कि नाकारा है, निकम्मा है, फलाना है, ढिंगड़ा है। ठीक है ना, तो ये मतलब ऐबक से प्यार वगैरह नहीं किया करते, तो ऐबक परेशान हो गया था। इसके भाई जब जाते तब ऐबक को 2-3 थप्पड़ की लगा के चले जाते थे, और जब भी पापा डेयरी मिल्क लेकर के आते तो बाकियों को दे देते, ऐबक को नहीं देते। तो ऐबक परेशान हो गया था। एक दिन ऐबक क्या है कि मेरी तरह गुस्से वाला तो आदमी था, घर छोड़ करके चला गया। ऐबक ने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, और ऐबक चला गया था। लेकिन होशियार था। आपको पता है पहले के जमाने के अंदर देखो जो व्यक्ति शुद्ध सियाने लगते थे ना, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में होशियार हुआ, इंटेलिजेंट हुआ करते थे। अक्सर मैंने आपको ये मैंने देखा है एक चीज, जो स्टूडेंट मासूम थे ना वो पढ़ने में बहुत होशियार थे, और आजकल जो मासूम है ना वो नहीं है। समय कितना चेंज हो गया। जब हम 8th 12th क्लास के अंदर पढ़ते थे तो जितने भी हमारी क्लास के अंदर मासूम चेहरे थे ना, ऐसे एकदम ऐसे बैठे रहते पूरे दिन। हम बुलाते थे ना, अरे सुन रहे, हाँ कहीं के बे टॉपर आता 92 93 95% मैं कहते थे लेरगट में उठा 3 बार बुलावा जब तो एक बोल लो तो पेपर में लिख गई है। वो सेम ऐबक था। ऐबक एक दिन वह घर से निकल गया था। इसको क्या है कि एक काजी मिले थे, काजी साहब के पास गए और उसने कहा कि देखो बात ऐसी है काजी साहब, मैं परेशान हूं, आप मुझे अपने पास रख लो। तो काजी ने अपने पास रख लिया। काजी एक्चुअली में जब नमाज वगैरह पढ़ने जाता था तो जो भी चीजें आती थी ऐबक को देता, अपने दोनों औलादों को नहीं देता। तो काजी की जो संतानें थी उन्होंने कहा यार ऐबक आने के बाद अपने साथ दुर्व्यवहार होने लगे, सत्ता में परिवर्तन आ गया, सारा राजवंश के शासक तो हमें। वो अपने आप को बोलते थे कि मतलब हम लोग है और हम लोगों से ज्यादा पापा इस गुलाम को ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन वो पंडित जी गए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए, और इधर से क्या है कि उन दोनों ने मिलकर के ऐबक की थोड़ी सी धुलाई कर दी।
दुलागी वापिस जैसे यहाँ काजी साहब आने के बाद उसने कहा कि देखो बात ऐसी है, आप तो चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए और पीछे से इन्होंने मुझे लात घूसों की लापसी खिला दी। तो फिर काजी ने कहा कल से ये काम करना कि क्या तुम मेरे साथ चलना। अभी मस्जिद के अंदर लेकर जाते थे, ठीक है ना। वहां पर ऐबक बहुत शानदार तरीके से ऐबक है वो नमाज अदा करता था, नमाज पढ़ता था। तब काजी ने कहा कि मुझे इतने साल हो गए, नमाज अदा सभी करते हैं लेकिन तेरे जैसी नमाज कोई अदा नहीं करता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया था, ठीक है ना, इसको कुरान खा गया, कुरान सॉरी नमाज कुरान, कुरान पढ़ता करता था, तो इसलिए उसको क्या कहा गया था, कुरान खा गया। लक्ष्य बख्श इसकी उपाधि है, लाखों के दिल को जीतने वाला, क्या कहलाता है, लक्ष्य बख्श कहलाता है। उसके बाद हातिम सेकंड, ज्ञानी आदमी था ये बंदा, बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी था। ऐबक से पहले एक व्यक्ति था, ठीक है ना, उस समय का हातिम से, हातिम नाम का, लोग कहते थे कि हातिम फर्स्ट बहुत ज्ञानी आदमी है, ठीक है ना। तो खान साहब ने इसको उपाधि दे दी थी, कौन सी, हातिम सेकंड की दे दी थी। कौन सी दे दी थी, हातिम सेकंड की। तो दो तीन बातें। अब तो सर जी मेरे जैसे मासूम पढ़ाई में जीरो है, अब कहीं बतावा संगीता। तो ये दो तीन उपाधि आप ध्यान में रखना ना। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी एक्चुअल में, मतलब इनके जो खलीफा वगैरह थे ना, वो इनको सुल्तान की उपाधि धारण करने के लिए उन्होंने बोला था। इसने कहा मैं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करूंगा। रीजन क्या था पता है सुल्तान की उपाधि धारण करने का, क्यों नहीं करेगा, इतनी बड़ी उपाधि है, कौन ध्यान। अब आपको बोल दे कि मैं आपको आरएस की नौकरी देता हूं, आप में से लोग ना बाहर से चल करके आ जाएंगे कि यार सुल्तान की उपाधि मैं तो जाकर सबसे पहले लूंगा। इसने सुल्तान की उपाधि इसलिए नहीं ली थी क्योंकि ये अपने आप को गौरी का गुलाम मानता था। इसने कहा मैं गौरी का गुलाम हूं, इसलिए मुझे कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं चाहिए। इस अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए थे, ठीक है ना। कहा कि गौरी का गुलाम हूं, कहेगा मैं तो जनता के बीच में एक सर्वेंट हूं, शासक होता सम्राट होता तो चला था, लेकिन आई एम गौरी के गुलाम, सो दैट अपन किसी भी प्रकार से नहीं चलाएंगे। अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया था। देखो खुतबा क्या चीज होती है पता है, जैसे आप जब मस्जिद के अंदर जाते हो ना तब नमाज वगैरह अदा की जाती है, उसी प्रकार से जब कोई सम्राट बनता है, जब कोई राजा बनता है इस्लाम धर्म के अंदर, तो उस राजा के नाम से प्रशंसा यानी खुतबा पढ़ाया जाता है। इसने कहा अपन को खुतबा भी नहीं पढ़ाना, साधारण आदमी क्या खुतबा पढ़ाएंगे। अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ये इसकी सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है ना। देखो विरोधियों के साथ इसने वैवाहिक संबंध कैसे स्थापित किए थे, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी तो मोहम्मद गौरी के प्रमुख रूप से 3 सेनापति थे और इसने तीनों सेनापतियों को अलग अलग जगह दे दी थी। कैसे गुरुजी, जैसे ताजुद्दीन यलदौजी को तो कौन सी दी थी, गजनी दी थी, प्रमुख रूप से जहां से गौरी का था ना यलदौजी को तो कौन सी दे दी, गजनी दे दी। और इसने ऐबक को कौन सा दे दिया था, लाहौर, और उसने कुबाचा को कौन सा दे दिया था, सिंध प्रांत दे दिया था। ये ध्यान में रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। यलदौजी को कौन सी दी थी, गजनी, और कुबाचा को कौन सा दिया था, सिंध प्रांत, और ऐबक को कौन सा दिया था, लाहौर। इसकी राजधानी लाहौर ही रहती है। उसके बाद जब इल्तुतमिश आएगा तब ये लाहौर से लेकर के राजधानी कहां पर लेके आ जाएगा, दिल्ली लेकर के आ जाएगा। इसने ये दे दिया था। अब देखो क्या है, यलदौजी बोल रहा है कि मेरे से ताकतवर कोई नहीं है और मैं गजनी पर शासन कर रहा हूं, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं, इसलिए आप दोनों मेरे अंडर में रह करके काम करो, ठीक है। इधर ये ऐबक बोलता है कि नहीं यार सिंध प्रांत का राजा मैं हूं, मैं आप सबसे बड़ा हूं, इसलिए मुझे हिंदुस्तान दिया गया है, इसलिए मैं बड़ा हूं। इधर ये कुबाचा कहता है कि भाई सेना देख लो, अपना सबसे बड़े है फाइटर मैन, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं, आप दोनों मेरी बातें माने। ऐसे करके इन तीनों के बीच में सास बहू की कहानी स्टार्ट हो गई थी। एक दिन ऐबक ऐसे ही बैठा था। ऐबक ने कहा कि यार अपने अपने जो राज्य प्रांत है वहां पर जाकर के राज करो, क्यों फालतू एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। मेरे पास लाहौर है, मैं लाहौर पर काम करूंगा, कुबाचा के पास सिंध है, वो सिंध से काम करे, और यलदौजी के पास गजनी, गजनी से काम करे। लड़ेंगे मरेंगे तो एक दूसरे को काटेंगे। फिर एक मेरी तरह कोई इसके साथ एक आदमी रहता था, उस आदमी ने कहा कि महाराज आप एक काम करोगे क्या, कि आप ना आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, आपके लड़ाई दंगे खत्म हो जाएंगे। तो इसने क्या है कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी जो कमजोरियां थी उन कमजोरियों को खत्म कर दिया। भाई इनके पास जो खतरा मंडरा रहा था, ठीक है ना, ऐबक के पास, उस खतरे को पूरा का पूरा क्या कर दिया, सर मैं आ गई, आ जाओ। तो उसने पूरे के पूरे खतरे को खत्म कर दिया था। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने एक नींव रख दी थी कि अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और फिर 1208 के अंदर गौरी के उत्तराधिकारी, ठीक ना, गयासुद्दीन ने इससे दास्ते से मुक्त किया था। देखो हुआ क्या था, गौरी का उत्तराधिकारी था कौन सा, ये गयासुद्दीन, ठीक है।
हुआ क्या था, एक दिन ऐबक गया था गयासुद्दीन के पास, और गयासुद्दीन ने मतलब कहा था, मतलब गयासुद्दीन थोड़ा सा कि वैसे कोई राज वगैरह नहीं करता था, ठीक है ना, राज वगैरह इतना नहीं किया करता था गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन के पास गए तो गयासुद्दीन को पूछा कि यार सर आपके फेस पर इतनी, कि महाराज आपके फेस पर इतनी उदासी, कि यार क्या करूं ऐबक, तेरे जो दोनों भाईड़े हैं ना यल्दोजी और कुबाचा, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं यार, आए दिन व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, तू शासक बन गया तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। हालांकि ये भी गुलदाम ही थे, इनको केवल गवर्नर नियुक्त किया गया था, असली कौन सा था गयासुद्दीन, लेकिन गयासुद्दीन उम्र के अंदर छोटा था, ठीक है ना। तो ये कहते यार मतलब ये पूरे दिन परेशान करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, तो बाहर निकल हम तेरे को थप्पड़ लगाएंगे, और बार बार मतलब कैसे भी करके कभी वीडियो वायरल की धमकी देता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसने कहा यार क्या करूं, तो उसने कहा, तो ऐबक को बोला ये कि यार तुम कैसे भी करके इन दोनों से मेरे पीछा छुड़वाते। तो ऐबक ने कहा कि यार काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे राजा महाराजा के वंशज है, ऐसे क्या कर रहे हो यार, शर्माने की बात है, बेचारे को परेशान कर रहे हो, व्हाट्सएप पे धमकी दे रहे हो। तो ऐबक के कहने पर इन दोनों ने कहा ठीक है यार, सबसे ज्यादा यल्दोजी परेशान किया करता था, तो यल्दोजी ने कहा ठीक है यार, आज के बाद हम इनको परेशान नहीं करेंगे, सम्मान देंगे। अब ये खुश हो गए गयासुद्दीन का, यार क्या बात है, मैं तो इनको वापिस धमकियां दे दे करके परेशान हो गया था, लोगों से दिलवा करके, और तेरा इसने कहना मान लिया कि हाँ यार हम दोनों के बीच में क्या है कि थोड़ी सी रिलेशनशिप है, अच्छे खासे वैवाहिक नाते हैं, तो ये मान लेता है हमारे कहना, क्यों ठीक है। फिर उसने कहा, ऐबक को बोला कि चल तुझे बता क्या चाहिए। उसने कहा सर मैं 1206 के अंदर राजा बना था और 1208 आगे मैं अभी तक गुलाम का गुलाम ही हूं, मुझे इस गुलाम की दास्ता से आप क्या कर दो, आजाद करवा दो। और कहता है कि गयासुद्दीन ने ऐबक से राजी होकर के, ऐबक की प्रसन्नता को देख करके उसने कहा ठीक है यार, आज के बाद तुम किसी भी प्रकार से गुलाम है नहीं है। तो 1208 के अंदर गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को क्या किया था, दास्ता से मुक्त किया था। देखो कितना बड़ा था सर, गयासुद्दीन गुलाम नहीं था क्या, गयासुद्दीन गुलाम नहीं था, उत्तराधिकारी है बेटा, गयासुद्दीन गुलाम नहीं है, उत्तराधिकारी। हाँ जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो राजस्थान के एक दो राइटर ने गयासुद्दीन खुद को गुलाम बताया गया गोरी का, ठीक है ना, हालांकि इनका इतिहास इतना मिलता नहीं है। एक दो राइटर बताते कि भाई गयासुद्दीन इनका गुलाम है, जब हम राजस्थान के इतिहास पढ़ेंगे तब राजस्थान के इतिहास के अंदर वह एक दो बार आक्षेप करेगा गयासुद्दीन, कोई लेटर वगैरह भेजेगा राजस्थान के इनको, तो कहा जाता है कि ये भी गोरी का गुलाम था, लेकिन उत्तराधिकारी था, बस इतना ध्यान में रख लो। और 1210 के अंदर ये लाहौर के अंदर ऐबक की 1210 के अंदर लाहौर के अंदर मैदान के अंदर ऐबक है वो चौगान खेल रहा था, और चौगान खेलते हुए इसकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी। चौगान मतलब पोलो, क्या होता है चौगान का मतलब वो क्या होता है, पोलो, वो जानते हो ना चौगान, पोलो, ठीक है ना, पोलो खेलते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बस तो आज आपकी गोरी हो गया, गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया पूरा। तो अब मुझे बताओ आज आपको गोरी समझ में आया नहीं है, गोरी और ऐबक समझ में आया नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। आज मैं क्लास ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा बिकॉज मैं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आज शरीर के अंदर, समझ में आई नहीं है, जल्दी से बता दो क्लास। उसके बाद वापस 2 बजे मिलते हैं। आज 2 बजे का शेड्यूल देख लेना, मिले तो मिले, वरना शायद हो सकता है 2 बजे लेंगे, पॉलिटिकल की क्लास लेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा मतलब दवाई वगैरह लेकर के तैयार हो जाता हूँ। रात को शायद सर्दी वगैरह लग गई थी, इसीलिए थोड़ा सा परेशान हो गया। यस सर, समझ में आ गया क्या? ओके सर जी, कमेंट कर देना भाई क्लास आपको कैसी लगी। मुझे खुद को ही पता नहीं है आज मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, कसम से। मुझे 2-4 स्टोरियाँ भी बतानी थी, एक लव स्टोरी भी आती इसमें, वो भी मैंने नहीं बताई, प्यार भरी कहानियाँ थी वो भी नहीं मैंने नहीं बताई है ना। कोई बात कौन, कभी कभी होता है, जब शरीर अस्वस्थ रहता है तो कभी कभी होता है, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और हम बाकी जब एक बार आज तो हम क्या करेंगे, 4-5 घंटे कंटिन्यू क्लास लेकर के कर देंगे। सर जी अरे ज़्यादा हो गई थी, मैं ड्रिंक नहीं करता यार, तू समझने की कोशिश कर, मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता, संत आदमी हूँ मैं, ठीक है ना, दारू वगैरह मैं नहीं पिया करता, अपने खानदान में कोई नहीं पीता है। एक वक्त था, कल और परसों मैं कोई क्लास नहीं देखी पाऊंगी, स्कूल जाऊँ। कोई बात कौन संगीता जी, स्कूल जाओ, कोई मना वाली बात नहीं है, कहीं पर तो जाओ। ड्रिंक वगैरह रात घनी होगी के, अरे घनी वनी की कौन हुई, कदी कदी वह नहीं की, मतलब कोई डिप्रेशन वगैरह आ जाए वैसे। आज कैसे 5 तारीख होगी कि काल ब्याह हो रहे यार 6 तारीख को। अरे कोई ना, चले 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 मूर्ख, मैं कभी किसी के बात को बुरा नहीं मानता।
सर ये बीएसटीसी में पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, सर्वे है। हाँ तो जानो ही पड़सी, सर्वे थान करनी पड़सी। सर्वे भी नहीं करिया थाने बीएसटीसी के मारे घर बैठा पैसा कौन देसी, मास्टर बनने सरो ही थोड़ी है। कोई नहीं सर आप रेस्ट करो, हम भी सेल्फ स्टडी करेंगे। एक बार क्लासें देख लेना, आज हम सुपरफास्ट चलाएंगे लगभग 2-3 घंटों में। सर पाना दे दो प्लीज़। पाना देखो अब सबको कैसे दे पाना, आप भी शोल्डर साहब समझने की कोशिश करो। तन दे दिया तो फिर थान दे दिया और कोई कुर्सी पानो दे दो। तो क्या करें, वापस लेते हैं शाम को 7:15 बजे क्लास। मिलते हैं, सभी को जय हिंद जय भारत। मोरिया आचो बोलो रे ढलती रात में।